नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अनादि टीवी की खास पेशकश राजनीतिक डायरी। साल 2025 इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा कालखंड जिसने भारत की नियति और रफ्तार दोनों को बदल कर रख दिया। ये साल गवाह बना मध्य प्रदेश के मेट्रो युग में प्रवेश का, तो वहीं दिल्ली से लेकर बिहार तक के चुनावी दंगल में लोकतंत्र की नई इबारत लिखने का। कहीं सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम लकीर ने राजभवनों की शक्ति को परिभाषित किया, तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को अपनी सैन्य संप्रभुता का एहसास कराया। जातिगत जनगणना के ऐतिहासिक फैसले से लेकर मिडिल क्लास के टैक्स की मिली संजीवनी तक, ये साल बड़े बदलावों, कड़े फैसलों और भविष्य की बुलंदियों का संगम रहा। और आइए इस खास विशेष रिपोर्ट में फिर से जीते हैं 2025 के पलों को, जिन्होंने नए भारत के संकल्प को हकीकत में बदल दिया। – 2025 ये वो साल नहीं जब भारत ने सिर्फ चोट खाई, ये वो साल है जब भारत ने पलटकर वो प्रहार किया जिसकी गूंज से सरहद के उस पार दुश्मन कांप उठा। पहलगाम की वादियों में जब निर्दोषों का लहू बहा, तो हिंदुस्तान रोया नहीं बल्कि महासंकल्प के साथ खड़ा हुआ। एक ऐसा सैन्य और रणनीतिक प्रहार जिसने न केवल आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाया, बल्कि दुनिया को बता दिया कि 21वीं सदी का भारत अब सिर्फ कड़ी निंदा नहीं करता, बल्कि कड़ी कार्रवाई करता है और हिसाब चुकाता है। सत्ता पक्ष की हुंकार, विपक्ष के सवालों के बीच क्या था ये पूरा ऑपरेशन और कैसे इसने भारत का राजनीतिक और रणनीतिक डीएनए बदल कर रख दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियों में निर्दोषों के खून ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। लेकिन ये 2025 का भारत था। यहाँ शोक नहीं, प्रतिशोध की तैयारी थी। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं, एक गर्जना बनकर गूंजा, जिसने प्रधानमंत्री के उस ऐलान को दर्शाया कि आतंकियों के आकाओं को ढूंढकर हिसाब लिया जाएगा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मई की आधी रात भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नौसेना ने मिलकर वो प्रहार किया जिसकी कल्पना रावलपिंडी ने नहीं की थी। 9 लॉन्च पैड्स धुआं धुआं हो गए। पहली बार स्वदेशी भार्गवास्त्र और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को खिलौना साबित कर दिया। Played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरफ भारतीय संसद में बहस हुई, तो भारत ने अपने ऑल पार्टी डेलीगेशन को दुनिया भर में भेजकर ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का साफ संदेश दिया। He said at 1:35, we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation.
These are the words of the Defense Minister of India. देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है और इनकी आदत जाती नहीं है। ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर महज एक सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि 2025 के भारत का नया राजनीतिक और रणनीतिक डीएनए है, जहां शांति की बात भी है और शक्ति का एहसास भी। 2025 के इन घटनाक्रमों ने ये साफ कर दिया है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक शांति का पक्षधर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। साल 2025 का साल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी ना भूलने वाला अध्याय भी साबित हो गया। एक ऐसे तरफ जहां क्रांतिकारी फैसले संसद से निकले जिन्होंने मध्यम वर्ग की जेब और देश की ऊर्जा शक्ति की तस्वीर बदल कर रख दी, तो दूसरी तरफ सियासी ड्रामे और संवैधानिक संकटों ने देश की धड़कनें तेज कर दी। विधायी क्रांति से लेकर राजनीतिक ज्वालामुखी तक आखिर क्या रहा इस साल का पूरा लेखा जोखा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 2025 भारतीय मध्यम वर्ग का साल रहा, जब एक धमाके के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 64 साल पुरानी टैक्स ढांचे को उखाड़ फेंका और पेश किया नया आयकर विधेयक। मध्यम वर्ग के लिए ये किसी सपने जैसा था। 12,75,000 तक की आय पर जीरो टैक्स की घोषणा ने करोड़ों चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। तो साल के आखिर में गांव की अर्थव्यवस्था को VBG रैमजी मिशन से नई ऑक्सीजन दी गई, जिसने मनरेगा की जगह लेकर 125 दिन के रोजगार की पक्की गारंटी दे दी। परमाणु शक्ति और भविष्य का भारत। सिर्फ बजट ही नहीं, संसद ने भारत की ऊर्जा संप्रभुता पर भी मुहर लगाई। परमाणु ऊर्जा और धारणीय विकास अधिनियम के जरिए सरकार ने साफ कर दिया कि भारत अब कोयले के भरोसे नहीं रहेगा। कैंसर के इलाज से लेकर बिजली उत्पादन तक परमाणु शक्ति के नागरिक इस्तेमाल के लिए बने इस नए कानून ने भारत को वैश्विक महाशक्तियों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया। बिहार SIR विवाद और सड़क पर संग्राम। विकास की इस चमक के पीछे सियासी बारूद भी बिछा था। बिहार निर्वाचन सूची SIR के विशेष पुनरीक्षण ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। आरोप लगे कि लाखों वोटरों के नाम सजेशन काटे गए। संसद की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच मार्शल बुलाने पड़े और देखते ही देखते दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी सांसदों का मार्च एक बड़े सियासी टकराव में तब्दील हो गया। संवैधानिक संकट और इस्तीफे का सस्पेंस। संसदीय इतिहास में 2025 का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स अभी बाकी था। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर ने दिल्ली के सत्ता गलियारों में खलबली मचा दी। संवैधानिक संकट की आहट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अटकलों का बाजार गर्म रहा। सदन के भीतर सन्नाटा और बाहर कयासों का शोर। ये एक ऐसा पल था जब भारतीय लोकतंत्र की नींव और राजनीतिक भविष्य दोनों दांव पर लगे थे। वक्फ पर संसद में महासंग्राम। सियासत का ये युद्ध अभी थमा नहीं था। वक्फ संशोधन विधेयक ने धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को चरम पर पहुंचा दिया। विपक्षी बेंचेस से संविधान बचाओ के नारे गूंजे, तो दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव ने देश को दो गुटों में बांट दिया। 2025 का ये संसदीय सफर सिर्फ कानून बनाने का नहीं रहा, बल्कि ये सत्ता की जिद और विपक्ष की ललकार के बीच हुए एक ऐतिहासिक महासंग्राम का साल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। साल 2025 रणनीति के अखाड़े में शह और मात के ऐसे खेल का गवाह बना जिसने सत्ता के समीकरणों को जड़ से हिला दिया। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली थी जहां दशकों का सियासी सूखा खत्म हुआ, तो दूसरी तरफ बिहार की धरती पर गठबंधन और सामाजिक न्याय की नई बिसात बिछी।
वहीं मुफ्त योजनाओं का मॉडल था तो दूसरी तरफ नौकरी की गारंटी बनाम पुराना अनुभव। आखिर कैसे इन दोनों ही राज्यों के नतीजों ने 2025 में देश के चुनावी मूड को बदल कर रख दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय राजनीति के लिए साल 2025 किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रही। एक तरफ देश की धड़कन दिल्ली थी तो दूसरी तरफ सत्ता का मिजाज तय करने वाला बिहार। कहीं दशकों का सूखा खत्म हुआ तो कहीं अस्तित्व की जंग लड़ी गई। फरवरी 2025 की सर्दी में राजधानी दिल्ली में सियासी गर्मी अपने चरम पर थी। 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के सामने 27 साल का वनवास खत्म करने उतरी भाजपा की बड़ी चुनौती थी। तो नवंबर 2025 में हुए बिहार चुनाव ने गठबंधन की नई परिभाषा लिखी। यहाँ लड़ाई सीधे तौर पर सुशासन बनाम रोजगार की थी। लेकिन ये जो दृश्य है, ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना और मुफ्त बिजली पानी मॉडल को धार दी। वहीं भाजपा ने भ्रष्टाचार और दिल्ली के रुके हुए विकास को मुद्दा बनाकर परिवर्तन की हुंकार भरी। जबकि बिहार में मुद्दा केवल विकास नहीं था, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट और 65% आरक्षण के फैसलों ने इस चुनाव को सामाजिक न्याय की जंग बना दिया। तेजस्वी की नौकरी की गारंटी बनाम नीतीश कुमार का पुराना अनुभव, जनता इन्हीं दो ध्रुवों के बीच बटी नजर आई। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। चुनाव के बाद की तस्वीरें और भी दिलचस्प रही। दिल्ली की जीत ने भाजपा की कैडर में नई जान फूंक दी, जिसका सीधा असर बिहार के मतदान पैटर्न पर भी दिखाई दिया। एग्जिट पोल ने बिहार में एनडीए की वापसी के संकेत दिए, लेकिन छोटे दलों की नाराजगी ने समीकरणों को अंत तक उलझाए रखा। दिल्ली और बिहार दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों ने न सिर्फ सबको चौंका दिया, साथ ही राजनीतिक पंडितों को भी अचरज में डाल दिया। दिल्ली में सत्ता बदली, बिहार में सत्ता और मजबूत हुई, लेकिन दोनों चुनावों के संदेश साफ हैं। मतदाता अब भावनाओं से ज्यादा परिणाम देख रहा है और ये संकेत आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले संकेत माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। साल 2025 में ऐसी ऐतिहासिक घटना भी घटी जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के बीच टकराव चरम पर था। क्या लोक भवन जन भावनाओं और चुनी हुई सरकारों के कामों को ब्रेक लगा सकता है? साल 2025 में सुलगते सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी सुप्रीम लकीर खींच दी जिसने राज्यपालों की शक्तियों की परिभाषा को बदल दिया। फाइलों पर कुंडली मारकर बैठने के दौर को खत्म करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में वीटो पावर की कोई जगह नहीं होती है। राजभवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बिलों की मंजूरी का अब नया संविधान लागू होगा। आखिर क्या है राज्यपालों के पास बचे हुए 3 विकल्प और कैसे 3 महीने की डेडलाइन ने बदली है सियासत की चाल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोक भवन की मनमर्जी पर ब्रेक। साल 2025 न सिर्फ सियासी तौर पर कई मायनों में खास रहा, बल्कि इसी वर्ष आजादी के बाद जज के खिलाफ महाभियोग से लेकर राज्यपालों के पास लंबित बिलों को लेकर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में टकराव भी देखने को मिला। लोक भवन और राज्य सरकारों के बीच चल रही बिलों की जंग पर अब सुप्रीम कोर्ट का फुल स्टॉप जरूर लग गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सियासी तापमान को जमकर गरमाया है। राज्यपाल के पास अब सिर्फ 3 रास्ते। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि राज्यपालों के पास विधानसभा से पारित विधेयकों को लटकाने की कोई वीटो पावर नहीं है। जस्टिस BR गवई की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल के पास केवल 3 ही रास्ते हैं।
या तो वे बिल को तुरंत मंजूरी दें, या उसे पुनर्विचार के लिए सदन को लौटाएं, और या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें। इन राज्यों में फंसा था पेच। ये कानूनी लड़ाई तमिलनाडु से शुरू हुई थी, जहां राज्यपाल और सरकार के बीच ठन गई थी। लेकिन मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं था। केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में 40 से ज्यादा बिल लोक भवन की फाइलों में दबे पड़े थे। 3 महीने का डेडलाइन फॉर्मूला। इस फैसले की सबसे बड़ी बात राष्ट्रपति को लेकर सामने आई। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिलों पर राष्ट्रपति को भी 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी स्पष्टता के लिए राष्ट्रपति ने खुद सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। सर्वोच्च अदालत की सुप्रीम चेतावनी। हालांकि अदालत ने बिलों की मंजूरी के लिए कोई डेडलाइन तो तय नहीं की है, लेकिन एक बड़ी चेतावनी जरूर दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल बिलों को पास करने में बेवजह देरी करेंगे तो अदालत दखल देने से पीछे नहीं हटेगी। लोकतंत्र की बड़ी जीत। साफ है कि अब चुनी हुई सरकार के फैसलों को लोक भवन की फाइलों में दफन नहीं किया जा सकेगा। ये फैसला न सिर्फ राज्यों की स्वायत्तता को मजबूत करता है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करता है। साथ ही ये पूरा घटनाक्रम कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को भी बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। सियासत के गलियारों में सालों से गूंज रहा जितनी आबादी उतना हक का नारा अब हकीकत की जमीन पर उतरने वाला है। साल 2025 में महाजनगणना में जाति का कॉलम जोड़ने का सरकार ने ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है। 11,000 करोड़ का बजट, 30 लाख कर्मचारी और डिजिटल टैबलेट के जरिए तैयार होने वाली इस रिपोर्ट ने देश का कौन सा ऐसा नया चेहरा सामने आएगा, ऐसा कौन सा फैसला लिया जाएगा, और क्या यह फैसला 2029 की सबसे बड़ी चुनावी जंग का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरेगा? समझिए इस खास रिपोर्ट से। 94 साल का इंतजार खत्म। 12 दिसंबर 2025 जब कैबिनेट की बैठक से बाहर निकलकर सरकार ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने देश की सियासत की धड़कनें बढ़ा दी। 94 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। भारत की डिजिटल जनगणना के साथ अब हर जाति की गिनती होगी। ये सिर्फ सिरों की गिनती नहीं है, बल्कि आजाद भारत के सबसे बड़े सामाजिक एक्सरे की शुरुआत है। आजाद भारत में पहली बार, आखिरी बार भारत में सभी जातियों को एक साथ साल 1931 में गिना गया था। तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। आजादी के बाद हमने सिर्फ SC और ST को गिना, लेकिन पिछड़ों की आबादी पर सिर्फ अनुमानों का राज रहा। मंडल कमीशन ने 52% का अनुमान लगाया तो किसी ने कुछ और, लेकिन अब अनुमानों का दौर खत्म होगा। 11,718 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ 30 लाख कर्मचारी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। हाथ में कागज नहीं, बल्कि डिजिटल टैबलेट होगा। जितनी आबादी उतना हक। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहाँ हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। लेकिन सवाल है कि जो सरकार पहले हिचकिचा रही थी वह अब क्यों मान गई? इसके पीछे है 2024 के चुनावों का वो सबक जहां जितनी आबादी उतना हक का नारा गूंजा। कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। भाजपा ने भांप लिया कि पिछड़ों की इस मांग को नजरअंदाज करना सियासी जोखिम भरा है। अब खेल क्रेडिबिलिटी का है। सरकार इसे सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि टारगेटेड वेलफेयर यानी सही व्यक्ति तक सही लाभ पहुंचाने का जरिया बता रही है। हाथ में टैब, ऐप से गिनती।
कैसे होगी ये गिनती? 2025 का ये मिशन पूरी तरह हाईटेक है। पहली बार आम जनता के पास सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प होगा। आप खुद ऐप पर अपनी जानकारी भर सकेंगे। जातियों के नाम में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक डिजिटल मास्टर लिस्ट तैयार की गई है। 2026 में घरों की मार्किंग होगी और 2027 की शुरुआत में आपकी जाति, शिक्षा और आर्थिक स्थिति का डेटा सर्वर पर दर्ज हो जाएगा। यह डेटा डीपीडीपी कानून की सख्त सुरक्षा के बीच होगा। आरक्षण और परिसीमन का आधार। इस जनगणना के नतीजे आने वाले दशकों की तस्वीर बदल देंगे। इसी डेटा पर टिका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी महिलाओं का 33% आरक्षण। इसी डेटा पर तय होगा कि 2028 में होने वाला परिसीमन किस राज्य को कितनी ताकत देगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके बाद आरक्षण की 50% वाली दीवार टूटेगी? क्या पिछड़ों के भीतर मौजूद अति पिछड़ों को उनका हक मिलेगा? यह जनगणना नए भारत का सामाजिक संविधान लिखने जा रही है। साल 2025 का यह फैसला भारत के भविष्य के लिए एक गेम चेंजर होगा। विरोध और समर्थन के बीच सच यह है कि अब देश की सियासत जातियों के धुंध से निकलकर ठोस आंकड़ों की रोशनी में आएगी। अगले 2 साल भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। साल 2025 विदा हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये साल अपनी यादें नहीं बल्कि एक सुनहरी विरासत छोड़कर जा रहा है। एक ऐसा साल जिसने बीमारू शब्द को इतिहास के पन्नों में दफन कर मध्य प्रदेश को मेट्रो स्टेट और इन्वेस्टमेंट हब की नई पहचान दी है। कहीं पटरियों पर दौड़ती मेट्रो ने भविष्य की रफ्तार पकड़ी, तो कहीं 30 लाख करोड़ के निवेश ने विकास की नई इबारत लिखी। आखिर कैसे देश का दिल अब देश की धड़कन बनकर धड़क रहा है, समझिए इस खास रिपोर्ट से। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, अनंत संभावनाओं का साल। फरवरी 2025 जब देश का दिल यानी मध्य प्रदेश दुनिया भर के निवेशकों का केंद्र बना। भोपाल में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश समिट में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। पीएम मोदी ने इसे अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश कहा। टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी यानी TTT के मंत्र ने राज्य को औद्योगिक क्रांति की राह पर ला दिया। 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने माना कि एमपी अब सिर्फ टाइगर स्टेट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट स्टेट बन चुका है। मेट्रो प्रदेश, पटरियों पर दौड़ते सपने। 2025 वह साल रहा जब मध्य प्रदेश मेट्रो प्रदेश बना। 31 मई को इंदौर और 20 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो का पहिया घुमा। भोपाल मेट्रो ने सुभाष नगर से एम्स तक की दूरी को मिनटों में समेट दिया। हाईटेक कोच और स्मार्ट स्टेशनों के साथ एमपी ने शहरी परिवहन की नई परिभाषा लिखी। अब ट्रैफिक जाम बीती रात की बात होती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का नया चेहरा, अम्बेडकर सेतु। सिर्फ मेट्रो ही नहीं, सड़कों का जाल भी इस साल बदला। भोपाल का सबसे लंबा फ्लाईओवर अम्बेडकर सेतु जनता को समर्पित किया गया, जिसने शहर के 60% ट्रैफिक को नई दिशा दी। वहीं 5,500 करोड़ का टाइगर कॉरिडोर दुनिया का अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट बना, जो जंगलों और पर्यटन को एक साथ जोड़ रहा है। ग्रीन एनर्जी और डिजिटल हब। पर्यावरण और तकनीक के मामले में भी एमपी पीछे नहीं रहा। ओमकारेश्वर में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट ने राज्य को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 ने राज्य को सोलर हब बना दिया है। धार का पीएम मित्र पार्क और इंदौर के आईटी पार्क्स ने प्रदेश के युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के द्वार खोल दिए। भविष्य की ओर। ये तो था साल 2025 का मध्य प्रदेश। मेट्रो की रफ्तार, फ्लाईओवर्स की भव्यता और खरबों का निवेश।
यह साल गवाह है कि मध्य प्रदेश अब रुकने वाला नहीं है। अगले साल और भी बड़ी उपलब्धियों के साथ मध्य प्रदेश न सिर्फ विकास की ओर नई इबारत लिखेगा, बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज करता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। आपने देखा कि किस तरह से साल 2025 राजनीति से लेकर मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की ग्रोथ तक कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।